जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, जैसा कि आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज जो है 7 अप्रैल को क्या है बताइएगा। तो 7 अप्रैल को आज क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस है। क्या है बेटा? विश्व स्वास्थ्य दिवस है। एक बार आप लोग जो है पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आज क्या है बेटा? विश्व स्वास्थ्य दिवस है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 2023 की इसकी थीम क्या है, वर्ष 2023 की इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है बेटा? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। अच्छा, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। WHO की स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को। कब होती है बेटा? 7 अप्रैल 1948 को होती है। और यहाँ एक सभा होती है। इस सभा में यह कहा जाता है कि 7 अप्रैल को अब क्या मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। और यह कब से मनाना शुरू हुआ? 1950 से। 7 अप्रैल 1950 से यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। कौन है बेटा? डॉक्टर टेड्रोस हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है आज। थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल है। इस किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। और पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल 1950 से लगातार मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपने प्रश्न जो हैं उनको शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा कि फलों के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है। और सभी लोग जुड़े रहिएगा। 8वें प्रश्न के बाद आप लोगों को एक धमाकेदार जो है ना, एक बढ़िया सा कुछ सुनाएंगे आज, ठीक है। तो फलों के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? एपीकार्प, मेसोकार्प या एंडोकार्प, या इनमें से सभी। देखिएगा, फल जो होता है उसमें 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक मध्य भाग होता है, एक ऊपरी भाग होता है, ठीक है, और एक उसके अंदर का भाग होता है, ठीक है। तो जो फल का बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग कहते हैं एपीकार्प। क्या कहते हैं बच्चा? एपीकार्प कहते हैं। और जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? मेसोकार्प। और जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, उस आंतरिक भाग को क्या कहते हैं हम लोग? एंडोकार्प कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, ये भी बताइएगा। इसके साथ में पुष्प का अध्ययन भी बताइएगा। फलों और पुष्प का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, सही आंसर बताइएगा जल्दी से। तो फलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोमोलॉजी कहते हैं। और जो पुष्प होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चा? एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा कि जाति आवर्तन नियम का प्रतिपादन किसने किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोजेनेटिक लॉ, क्या है? बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है, यह किसके द्वारा दिया गया था? तो रेने लेनेक के द्वारा, TH हक्सले के द्वारा, इवानोवस्की के द्वारा, या बेंदा। ये बेंदा नहीं है, बेंडा है, ठीक है। किसके द्वारा जो है वह जाति आवर्तन का नियम जो है वह दिया गया था? तो सही आंसर आप लोगों का दूसरे प्रश्न का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कि जाति आवर्तन का नियम जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो बेटा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? बताइएगा। तो TH हक्सले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TH हक्सले जो थे इन्होंने जाति आवर्तन मतलब बायोजेनेटिक लॉ दिया था। जो रेने लेनेक हैं इन्होंने स्टेथोस्कोप का, किसका? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। इवानोवास्की ने सबसे पहले विषाणु की खोज की थी। किसकी खोज की थी बेटा? विषाणु की खोज की थी। और आपके जो बेंडा थे इन्होंने माइट्रोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था।
जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसका नामकरण। अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, ठीक है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम भाषा कौन सी है? बताइएगा। तेलुगु है, तमिल है, संस्कृत है, मलयालम है, कौन सी है? और कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 हैं। एक कौन सी है? तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, और कन्नड़ के बाद में उड़िया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया था तमिल भाषा ने। किसने? तमिल भाषा ने। और तमिल भाषा ने यह कब प्राप्त किया था? 2004 में। संस्कृत ने 2005 में यह दर्जा प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद में तेलुगु जो थी इसने 2008 में। ठीक है, कन्नड़ ने भी 2008 में। मलयालम भाषा जो है शास्त्रीय भाषा बनती है 2013 में। और सबसे अंत में अगर नवीनतम भाषा पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी? उड़िया, जिसने 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया है। याद रखना है, इसमें हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? मांडा, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो या दैमाबाद? बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा हो जाएगा? तो दैमाबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दैमाबाद हो जाएगा। और यह किस नदी के किनारे था? तो प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे था। और कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में बेटा। कहाँ था? महाराष्ट्र में। जो मांडा था यह सबसे उत्तरी स्थल था। कैसा था? उत्तरी स्थल था। और मांडा किस नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी के किनारे था। और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है बेटा। आलमगीरपुर पूर्वी स्थल था। कैसा बेटा था? पूर्वी स्थल था। किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे था। और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, इसके साथ में देखो, उत्तरी हो गया, पूर्वी हो गया, पश्चिमी स्थल बचा है। तो बेटा पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो आपका पश्चिमी स्थल था सुतकांगेडोर। कौन सा था? सुतकांगेडोर था। और यह सुतकांगेडोर कहाँ पर था बेटा? ये भी बताइएगा। तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था। और किस नदी के किनारे? तो दाश्क नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था बेटा? दाश्क नदी के किनारे था। अच्छा, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था बेटा? आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार की थी। इसके साथ में यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है हमारा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आलम शाह, खिज्र खां, सिकंदर शाह, इनायत खां। देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक वंश था जिसका नाम था सैयद वंश। तो इसका संस्थापक जो था वो कौन था? बताइएगा। तो देखिएगा, सैयद वंश जो था इसने कहाँ से कहाँ तक शासन किया? तो 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर किसने शासन किया है? तो सैयद वंश ने। और इसका संस्थापक जो था वो खिज्र खां था। ठीक है, संस्थापक कौन था? खिज्र खां था, जिसको क्या कहा जाता था? रैयत आला। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत आला की उपाधि धारण की थी। आलम शाह जो था यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। क्या था बेटा? सैयद वंश का अंतिम शासक। तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा? आलम शाह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक, तो कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनको गुलाम क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसके बाद में बेटा कौन सा वंश आता है? तो खिलजी वंश आता है। कौन सा होता है? खिलजी वंश, जिसका संस्थापक कौन होता है? तो जलालुद्दीन खिलजी होता है। कौन होता है बेटा?
जलालुद्दीन खिलजी। खिलजियों के बाद में कौन आता है? तो तुगलक वंश आता है। कौन सा आता है? तुगलक वंश, जिसका संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद में आता है सैयद वंश और अंत में आता है लोदी वंश। कौन सा आता है बेटा? लोदी वंश, जिसका संस्थापक कौन होता है? बहलोल लोदी होता है। कौन होता है बेटा? बहलोल लोदी होता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली पर किसने शासन किया? तुगलक वंश ने। सबसे कम समय तक किसने किया? खिलजी वंश ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा कि 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नीलेश मेहता को, सुनील कृष्णन को, प्रभा अन्ने को, या फिर अदार पूनावाला को? बताइएगा कि जो 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार था यह किसको प्रदान किया गया? जल्दी से। तो देखिएगा, जो 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार था यह नीलेश मेहता को प्रदान किया गया। किसको? नीलेश मेहता को प्रदान किया गया। तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो सुनील कृष्णन थे इनको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार दिया गया। ठीक है। और जो प्रभा अन्ने थे इनको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या दिया गया? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। इसके साथ में जो अदार पूनावाला थे इनको डॉक्टर पतंग राव कौन सा दिया गया? डॉक्टर पतंग राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। पतंग राव कदम मेमोरियल पुरस्कार। ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में शुरू हुई या शुरू की गई? बताइएगा। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड। चार के चारों राज्यों की राजधानी लिख दीजिएगा आप लोग। तो देखिएगा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वह नागालैंड में शुरू की गई। कहाँ पर बेटा? नागालैंड में शुरू की गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना कौन सी शुरू की गई? कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई। ठीक है। और जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में जो है विद्या निधि योजना शुरू की गई। कौन सी बेटा? विद्या निधि योजना शुरू की गई। और महाराष्ट्र में जो है वो वंदे मातरम पहल कौन सी हुई? वंदे मातरम पहल जो है यह कहाँ पर शुरू हुई? तो महाराष्ट्र के अंदर शुरू की गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो सातवें प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वह नागालैंड में शुरू की गई। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के जो सीएम है वो नेफ्यू रियो हैं और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो ला गणेशन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती या मेरठ? तो देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने 18 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बस्ती में जो है वो सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। अच्छा, जो इसका पहला चरण था वो 2021 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2021 में शुरू हुआ था। और बस्ती के सांसद हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बस्ती के सांसद हैं हरीश द्विवेदी द्वारा। किसके द्वारा बेटा? हरीश द्विवेदी द्वारा।
ठीक है, इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बाकी मैंने आपसे कहा था कि 8वें प्रश्न के बाद आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, मैं आपको आज कुछ ना कुछ थोड़ा सा सुनाऊंगा। तो थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन सुनिएगा, समझ में आए तो बताइएगा। राहगीर भाई हैं, उन्होंने कुछ लिखा था, तो उन्हीं की थोड़ी सी एक लाइन है कि मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था, मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था, फिर उतार कर कहा कोई और दिखाओ। ठीक है, मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था, फिर उतार कर कहा कि कोई और दिखाओ, और दुकानदार ने 2-4 बार कहा तो था, और दुकानदार ने 2-4 बार कहा तो था, मैडम ये चीज़ नहीं मिलेगी, बाज़ार में घूम आओ। ठीक है, ठीक है, तो मैडम ये चीज़ नहीं मिलेगी, बाज़ार घूम आओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न है हमारा कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 87, 43, 40 या 68? बताइएगा। अब देखो, पायल के चक्कर में ना पड़ो, अब पायल निकल गई है, अब कंगन की बारी है, तो कल तुमको कुछ कंगन के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो है वो भारत का स्थान 87 है, और इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? जापान है। कौन है बेटा? जापान है। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो बेटा अंतिम स्थान पर जो है इसमें अफ़गानिस्तान है। ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम स्थान किसका है? अफ़गानिस्तान का है। ठीक है, चलिए। नवा प्रश्न है हमारा कि पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड या गुजरात? बताइएगा। तो देखिएगा, पंचेत बांध जो है बात दामोदर नदी पर है। कहाँ पर है बेटा? दामोदर नदी पर है। और कहाँ पर है? तो झारखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, अच्छा, झारखंड में ही तिलैया बांध है। कौन सा है बच्चा? तिलैया बांध है। और जो तिलैया बांध है यह किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। ठीक है, झारखंड में ही एक और बांध है जिसका नाम क्या है? मेथेन बांध है। और यह भी किस नदी के ऊपर है? तो यह भी बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है हमारा कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टारिक, बेंजोइक, कार्बनिक या मैलिक? बताइएगा। तो देखिएगा, सोडा वाटर जो होता है इसमें कार्बनिक अम्ल होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो टार्टारिक अम्ल होता है किस में होता है? इमली और अंगूर में। किस में होता है बच्चा? इमली और अंगूर में होता है। बेंजोइक अम्ल घास में होता है। मैलिक अम्ल सेब में होता है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा दही में कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? बताइएगा। उदयपुर, गंगटोक, मुंबई, गांधीनगर? बताइएगा। तो देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन जो है वह गंगटोक सिक्किम में स्थित है। उदयपुर में जो है वो सज्जन निवास गार्डन है। कौन सा है बच्चा? सज्जन निवास गार्डन है। मुंबई में हैंगिंग गार्डन है। ठीक है, और जो आपका गांधीनगर है इसमें कौन सा है? तो सरिता उद्यान है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि भारत में की पहली बार टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बताइएगा। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश? सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कि भारत की पहली टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वह किस राज्य में किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा में। कहाँ पर? गोवा में किया जाएगा। यह 27 फरवरी से मार्च तक किया गया। और गोवा में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किस में किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए। 13वां प्रश्न है हमारा
कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है वह 6 जून 1997 को होती है। कब होती है? 6 जून 1997 को। और इसका मुख्यालय जो है वो ढाका में स्थित है। इसमें 7 सदस्य होते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, जकार्ता में किसका मुख्यालय है? तो आसियान का है। ठीक है, आसियान की स्थापना कब होती है? तो 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य हैं। इसके साथ में ही जो काठमांडू है, इसमें किसका मुख्यालय है? तो सार्क का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 8 दिसंबर 1985 को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है हमारा कि चुटका परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो देखिएगा कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में तो है गोरखपुर परमाणु से ऊर्जा संयंत्र। कौन सा है? गोरखपुर परमाणु संयंत्र या उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। राजस्थान में कौन सा है बेटा? तो रावत भाटा है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो तारापुर है। और चुटका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि त्रिपुरा की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइएगा। तो देखिएगा, 30 मई 1987, 21 जनवरी 1972, 20 फरवरी 1987 या 16 मई 1975। तो देखिएगा 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना होती है, 3 राज्यों की। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा जो होता है वो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, कौन सा बेटा? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना होती है। इसके साथ में ही 16 मई 1975 को कौन सा राज्य बनता है? तो सिक्किम बनता है। कौन सा बच्चा? सिक्किम बनता है। अब आप लोगों को बताना है, चलिए मैं आगे ही पूछे ले रहा हूँ। अब देखिएगा, कुछ प्रश्न ये होमवर्क के हैं, आज थोड़ी सी कम चीज़ें रह गई हैं, लेकिन वो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ग्राम पंचायतों का गठन, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, पर्यावरण से संरक्षण। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद इनके बारे में बताना है। बाकी आप लोगों को बताना है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ। ठीक है, तेलंगाना का गठन कब हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन कब हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी गठन कब होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों को होमवर्क में है। वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में आप लोग बताइएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि वो शायरी वगैरह जो थी वो कैसी लगी थी। कौन सी थी? कि मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था। ठीक है, मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था, फिर उतार कर कहा कोई और दिखाओ, फिर उतार कर कहा कोई और दिखाओ। और दुकानदार ने 2-4 बार कहा तो था, दुकानदार ने 2-4 बार कहा तो था, मैडम ये चीज़ नहीं मिलेगी, बाज़ार घूमाओ। ठीक है, तो ऐसा ही कंटेंट आप लोग पूरा घूमाओ। ऐसा कंटेंट आप लोगों को एमटीएस के लिए कहीं नहीं मिलेगा। जीएस का पूरा यूट्यूब छान मारो। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो है सहयोग करिएगा। बाकी आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।